हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू सोशल स्कूल। चैप्टर सेकंड जो है आपका थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 का, क्लास 12 की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें आपने लगभग सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब फिर मैंने देखा कि कुछ टाइमलाइन में ईयर हैं पर्टिकुलरली, तो मुझे लगा कि ये ईयर को आपको ये जो पर्टिकुलर टाइमलाइन के टाइमिंग्स हैं इनको एक बार आपसे डिस्कस करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि आपने ये जो चैप्टर 2 कवर किया है, इस चैप्टर में आपने बेसिकली पढ़ा क्या है। अगर आप अच्छे से समझो इसको तो आपने इस समय की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है। ये जो है वो मेन चीज़ है। क्लियर है। अक्सर चैप्टर के शुरुआत में मैं आपको बताता भी हूं, और जब ये चैप्टर शुरू हुआ था तभी मैंने आपको बताया था कि इसमें आपने पढ़ा क्या है। तो देखो, एक बार फिर से मैं उस चीज़ को ब्रीफ कर देता हूं और उसके बाद फिर टाइमलाइन को मैं डिस्कस कर लेता हूं। तो आपका जो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 है, ठीक है, इसमें जो शुरू के 4 चैप्टर्स हैं, मतलब शुरू के क्या मतलब, ये 4 चैप्टर ही हैं बेसिकली। तो इनको आपको समझना कैसे है। जो चैप्टर 1 है बेसिकली, चैप्टर फर्स्ट है हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट। यहाँ जो कहानी शुरू होती है वो चैप्टर के साथ में ख़त्म हो जाती है, और आपको इसमें कोई चीज़ अलग से टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ये स्टोरी आगे नहीं बढ़ रही है। उसी पर्टिकुलर चैप्टर से शुरू होकर, चैप्टर 1 से शुरू होकर चैप्टर 1 में ही ख़त्म हो जाती है। और इसमें आप हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पूरा सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस सारी चीज़ें इनकी देखने की कोशिश करते हो, हिस्टोरियंस के जो एविडेंसेस हैं उनके बेसिस पर। लेकिन चैप्टर 2 से जो आपकी स्टोरी शुरू होती है, ध्यान रखो, ठीक है, यहाँ पे चैप्टर 2 से, तो चैप्टर 2 से जो स्टोरी शुरू होती है 2, 3, 4 तक चलती है वो, ये ध्यान रखना। यानी दूसरे चैप्टर की जो स्टोरी है, यहाँ से जो शुरू हो रहे हैं सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रिलीजियस इवेंट्स, ये चैप्टर 2 में ही नहीं खत्म हो जा रहे। चैप्टर 2, 3 और 4 तीनों में ये चीज़ें चल रही हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड है ये शुरू होता है आपके वेदा के बैकग्राउंड से, यानी वेदास की ओरिजिन से लेके, और वेदास की जो ओरिजिन है इसमें जो भी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, रिलीजियस स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये आगे जाके चेंज होता रहता है टाइम टाइम पर, क्योंकि फिर नए नए रिलीजन्स आते हैं, उन रिलीजन्स की अपनी बुक्स होती हैं, उनकी अपनी प्रैक्टिसेस होती हैं, और इस तरीके से तमाम सोसाइटी में बड़े बड़े परिवर्तन होते रहते हैं। तो एक चैप्टर में इस पूरे परिवर्तन को कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हिस्टोरियंस ने क्या किया, या मैं कहूँ कि आपकी बुक में क्या किया गया है कि चैप्टर 2 जो है इसमें सिर्फ उस ज़माने में 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा से लेके 6th सेंचुरी कॉमन एरा तक, 6 CE कॉमन एरा तक, 6th BC से 6 CE के बीच के जो इवेंट्स हैं इनको एक्सप्लेन किया गया है। मतलब 6 BC से लेके 6 CE के बीच जितने भी इवेंट्स होते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, सारे इवेंट्स को इन 3 चैप्टर्स में कवर किया गया है, जिनमें से पर्टिकुलरली पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इवेंट्स जो हो रहे हैं इनको कवर किया गया है आपके चैप्टर 2 में। चैप्टर 3 जो है इंटायरली डील करता है आपका उस समय के सोशल डेवलपमेंट के बारे में, और चैप्टर 4 इंटायरली डेवलपमेंट जो है देखता है वो आपके रिलीजियस डोमेन के हैं। तो कुल मिला के अगर मैं अब शायद आपको अच्छे से समझा पा रहा होऊंगा कि चैप्टर 2, 3 और 4 आपके कॉन्टिन्यूसली चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये एक चैप्टर खत्म हुआ और आपने सोचा कि ये कहानी खत्म, चैप्टर 3 से नई कहानी शुरू होगी। उसी टाइम पीरियड का एक डिफरेंट डोमेन, डिफरेंट थीम शुरू हो जाएगा, ध्यान रखना, बट वो सारी घटनाएं हो इसी के आसपास रही। अब जब आपने चैप्टर 2 खत्म कर लिया अभी, और आपने देख लिया कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स जो जो हुए थे, उस दौरान आपने कई राजाओं के नाम सुने, लेकिन ये राजा कब से कब तक रूल कर रहे हैं, इनकी ओरिजिन कहाँ है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शंस नहीं है, लेकिन टाइम लाइन में उनको डिस्क्रिप्शन को इंक्लूड किया गया। यानी एक तरफ तो आपका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे दिया गया, दूसरी तरफ कुछ फैक्ट्स के साथ में ये समझाने की कोशिश की गई है कि ये पर्टिकुलर राजा जो है वो किस टाइम जोन, टाइम लाइन में आता है। तो अब मैं इस टाइम लाइन के थ्रू आपको यही बताने की कोशिश करूंगा कि पर्टिकुलर पॉलिटिकल जो डिस्कशन चल रहा है वो पॉलिटिकल डिस्कशन किस राजा के टाइम पर चल रहा है। तो जब शुरुआत होती है, तो शुरुआत होती है, आपने देखा कि मगध, जनपद और महाजनपदास से कहानी शुरू होती है, और मगध पूरी तरह से भी पूरा फाउंड नहीं हुआ था अच्छे से, मगध का इमरजेंस चल रहा था। तो जिस समय मगध का इमरजेंस चल रहा है उस समय देखो 600, मैंने कहा ना 600 बिफोर कॉमन एरा से आपकी कहानी शुरू होगी, और जब हम लास्ट करेंगे तो भी इसी के आसपास जारी होगी। तो 600 बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा ये बहुत अच्छे से जानते हो आप सारे लोग, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है कि BCE क्या है, ठीक। चलो,
सो 600 बिफोर कॉमन एरा, अराउंड 600 टू 500, 100 सालों के अंतर्गत जो इतिहास चल रहा है आपका, ठीक है, इस दौरान महाजनपदास का इमरजेंस होता है। आपने देखा था कि इंडिया के नॉर्थ मोस्टर्न जो बॉर्डर है, इस दौरान बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स का इमरजेंस आपको मिला है। क्लियर है? ठीक है, तो अगर मैं देखूं एक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये क्या हुआ, ये इंडिया का ओल्डेस्ट मैप, ठीक है, वही पुराने समय के हिसाब से थोड़ा सा तो लगभग कुछ कुछ ऐसे ही, ठीक है। ये अब यहाँ पर इस नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री से लेके यहाँ तक बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे महाजनपदास हैं, यानी कि छोटे छोटे पॉलिटिकल सेटलमेंट्स हैं। इन पॉलिटिकल सेटलमेंट में एक ऐसा पॉलिटिकल सेटलमेंट है जिसका नाम है मगध, ठीक है। ये अपने आप में थोड़ा सा ज़्यादा पॉलिटिकली पावरफुल हो जाएगा और यहाँ से किंग्स का इमरजेंस देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि इसके अलावा किंग नहीं है, बट यहाँ हमारे पास एविडेंसेस ज़्यादा हैं। तो उस टाइम पर मगध में सबसे पावरफुल जो डायनेस्टी, अच्छा इस समय क्या है, देखा आपने, छोटे छोटे रूलर्स टाइप के रहेंगे पहले, जो कि अपने आप को पूरी तरह से फुल फ्लेज राजा डिक्लेयर नहीं करेंगे। यहाँ मगध में जो महाजनपद है, इसमें एक वंश आता है जिसका नाम है हरण्यक, ठीक है, हरण्यका डायनेस्टी। सो दिस हरण्यका डायनेस्टी, ठीक है, हरण्यका डायनेस्टी, इसका एक रूलर है भट्टिया, जो जिसका पुत्र है या जो अपने बेटे को एक बहुत कम उम्र में राजा बनाता है, उस बेटे का नाम है उसके बिंबिसार। क्लियर? तो पहले तो महाजनपद इमर्ज होती हैं और महाजनपद के इमरजेंस के दौरान हमें देखने को मिलता है कि बीच में छोटा छोटा स्ट्रगल, संघर्ष अलग अलग महाजनपद के बीच में, एक महाजनपद दूसरे महाजनपद के साथ में फाइट कर रही होती है इस समय, अलग अलग रिसोर्सेज को लेके, अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को लेके, ठीक है। तो इसी दौरान मगध में जो डेवलपमेंट देखने को मिलता है हमें 544-492 के बीच में, ठीक है, किस समय 544 से 492, मतलब ये जब इमरजेंस चल रहा है उसी दौरान ये कार्यक्रम शुरू हो गया। हरण्यका डायनेस्टी इमर्ज होकर आती है मगध में, और इस डायनेस्टी में पहले राजाओं का इतना इंडिपेंडेंट नेचर देखने को नहीं मिलेगा जितना यहाँ से, इसीलिए बिंबिसार से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से आपका पॉलिटिकल जर्नी जो है आपके एंशिएंट इंडिया का शुरू होता है। तो बिंबिसार जो है, इसने एक्सपेंशन किया, अंग को जीत लिया, अंग देश जो हुआ करता था उस समय अंग को जीता, मैट्रिमोनियल अलाइंसेस के थ्रू अपनी कंडीशन मजबूत करी। क्लियर है? तो ये मगध को थोड़ा कॉन्सोलिडेट करेगा, ध्यान रखना, मगध को क्या करेगा, कॉन्सोलिडेट करेगा। 544 से 492 तक रहेगा। इसके बाद हरण्यका डायनेस्टी का अगला इंपॉर्टेंट रूलर आता है, बिंबिसार का पुत्र है जिसका नाम है अजातशत्रु, ठीक है। बिंबिसार एक बौद्ध थॉट प्रोसेस फॉलो करने वाला, ये कह सकते हैं कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी को मानने वाला पर्सन है। बुद्ध इसी के समकालीन है, बुद्ध अजातशत्रु और बिंबिसार दोनों के समकालीन है। बुद्ध का जो तपस्या का पीरियड है वो बिंबिसार के ज़माने में शुरू होता है और फिर उनको एनलाइटनमेंट हो जाता है, जिसके बाद बिंबिसार उनका फॉलोअर बन जाता है। क्लियर है? तो इनिशियली अजातशत्रु वॉज नॉट दैट मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बुद्धास फिलॉसफी, बाद में अजातशत्रु भी बुद्ध की फिलॉसफी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो 492 से 460 तक जो है अजातशत्रु रूलर रहेगा। इसको क्या कहते हैं, स्लेयर ऑफ फादर, पितृहंता, अपने फादर को मारने वाला, ठीक है। तो बिंबिसार को इम्प्रिजन करके अजातशत्रु नेक्स्ट रूलर बनता है। क्लियर है? और अजातशत्रु आगे और एक्सपेंशन की पॉलिसी को अपनाता है, ठीक है। काशी वगैरह, वाराणसी, मतलब जिसे आप अवंती वगैरह कहते हैं, इस तरफ इसके आक्रमण होंगे। क्लियर है? वैशाली वगैरह पे आक्रमण करेगा, यानी दूसरी बाकी महाजनपदास पे अटैक करेगा और मगध का दायरा और बढ़ता चला जाएगा। फिर आप देख रहे हो कि इसके बाद यहाँ पर ब्रेक कर दिया और सीधे क्या है, अशोक की रेन आ गई। यानी 200 साल कौन कौन से राजा आए ये बीच में नहीं है। तो आपकी सुविधा के लिए बस मैं एक बता देता हूँ, हरण्यका डायनेस्टी, तो हरण्यका डायनेस्टी बिंबिसार हो गया, अजातशत्रु हो गया, उदयन हो गया, इस तरीके से कई रूलर्स आते हैं। इस डायनेस्टी का लास्ट रूलर जो होता है उसका नाम है नागदशक, ठीक है, नागदशक। तो नागदशक जो है, इसी की हत्या हो जाती है इसके एक मंत्री के द्वारा। नागदशक का जो मिनिस्टर है वो हत्या करेगा नागदशक की, और इसके बाद एक नई डायनेस्टी यहाँ पर एस्टैब्लिश होगी। तो हरण्यका डायनेस्टी के बाद अगला जो डायनेस्टी आएगा वो शिशुनाग डायनेस्टी आ जाता है, ध्यान रखना, शिशुनाग डायनेस्टी। क्लियर? शिशुनाग डायनेस्टी का जो फाउंडर है शिशुनाग, ही हिमसेल्फ वाज द सर्विंग अंडर द हरण्यका डायनेस्टी। क्लियर है? तो शिशुनाग और इसके बाद काल अशोक, इस तरीके से इसके पुत्र रूल करते हैं। और शिशुनाग के बाद अगली जो डायनेस्टी यहाँ पे आती है वो आती है नंद डायनेस्टी, ठीक है, नंद डायनेस्टी।
तो नंद डायनेस्टी यहाँ पे कुछ समय रूल करेगी। नंद डायनेस्टी में दो ही रूलर्स प्रोमिनेंट है, प्रोमिनेंट का दो ही रूलर्स हैं बेसिकली, महापद्मनंद और उसका बेटा धनानंद। धनानंद जब रूल कर रहा होगा उसी समय इंडिया में पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक कंडीशन में थोड़ा और भूचाल आएगा, स्पेशली पॉलिटिकल सिचुएशन में, क्योंकि उसी के कुछ समय पहले चंद्रगुप्त जो है मतलब का इमर्जेंस देखने को मिलेगा। और चंद्रगुप्त के इमर्जेंस के पहले इशू क्या होता है कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट बाउंड्रीज पर इसी समय हमें देखने को मिलता है कुछ फॉरेन इन्वेजन, सिकंदर के आक्रमण देखने को मिलते हैं। क्लियर है, जिनकी वजह से पॉलिटिकल सिचुएशन में जो मैंने कहा भूचाल आएगा। क्लियर है, चलो। हालांकि सिकंदर अंदर नहीं आता, अंदर का मतलब भारत देश की तरफ अंदर एंटर नहीं होता है एकदम से, मतलब मैं मगध की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। यहाँ ब्यास नदी से लौट गया था, वो 20 रिवर से लौट गया था सिकंदर, ब्यास के बाद आया ही नहीं इधर। क्लियर है। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा फिर नंद के बाद नंदास को किसने ओवरथ्रो किया? मौर्याज ने ओवरथ्रो किया। ठीक है, तो यहाँ मिलेगी आपको मौर्य डायनेस्टी, मौर्याज। ठीक है, तो इस तरीके से मगध में हरण्यका डायनेस्टी, फिर नागदशक डायनेस्टी, फिर शिशुनाग डायनेस्टी, फिर नंदा डायनेस्टी एंड देन मौर्य डायनेस्टी। इस तरीके से ये 5 डायनेस्टीज आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको मिल गई। क्लियर है, इतना क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा आपकी बुक में बताया गया है कि चंद्रगुप्त रहेगा और वो फाउंड कर रहा है। क्लियर है, लेकिन ज़्यादा डिटेल नहीं किया जाएगा। 323 के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य जो है, 323 के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य विल बिफोर कॉमन एरा, BC के आसपास चंद्रगुप्त विल फाउंड द मौर्य डायनेस्टी। फिर सारा जो थीम पॉइंट है चैप्टर 2 का वो किसके ऊपर टिका हुआ? वो ज़्यादातर टिका हुआ अशोक के ऊपर। क्लियर, सो 269 to 231 अशोका। अब मौर्य में भी जैसा मैंने बता दिया तो 3 इंपॉर्टेंट रूलर हैं। पहला जिसका नाम लिया मैंने चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद इसका पुत्र है बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र है फिर सम्राट अशोक। क्लियर, तो यहाँ पर 269 से 231 तक का जो टाइम पीरियड, दैट वाज द रेन ऑफ अशोका। अशोक का शासनकाल हमें देखने को मिलता है। क्लियर है, अशोक अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में, इन द 8th ईयर ऑफ हिज रूल, ध्यान रखना, अपने शासनकाल के, अपने टेन्योर के 8वें वर्ष में कलिंग के ऊपर आक्रमण करता है। सो अराउंड 201 अशोका अटैक्ड ऑन कलिंग। क्लियर है, तो इस तरीके से अशोक जो है, ये माइट बी ईयर यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं लिखा हुआ है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, चलो हम मान के चलते हैं इसी के आसपास रहा होगा। क्लियर है, सो 269 to 231 बिफोर कॉमन एरा अशोका रूल्ड। अशोक ने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया और उसके बाद वो काफ़ी चेंज हो गया। और फिर आप देखते हो कि अच्छा खासा फिर आपको गैप देखने को मिलेगा। क्लियर है, क्यों गैप देखने को मिलेगा? क्योंकि यहाँ से आप सीधा गुप्ता डायनेस्टी में एंटर कर रहे हो। क्लियर है, सीधा सीधा आप देख रहे हो गुप्ता डायनेस्टी में एंटर कर रहे हो। क्लियर, तो 335 to 375 BC नहीं, ये सिर्फ C, यहाँ से हम C की तरफ एंटर हो चुके हैं पहले ही। क्लियर है, तो ये जो टाइम पीरियड है 335 से 375, यानी अब अभी तक आप बिफोर कॉमन एरा वाले एरा की तरफ रूल कर रहे थे। ये जितने भी इंसिडेंट्स हुए ये सारे इंसिडेंट्स कब के हैं? बिफोर कॉमन एरा वाले, यानी जो आपकी फर्स्ट सेंचुरी है इसके बहुत पहले, 200 साल 300 साल पहले की बात हो रही है, या मैं कहूँ जीसस के जो काउंटिंग है उसके पहले। क्लियर है, लेकिन उसके बाद के जो इवेंट्स हैं उन इवेंट्स में यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको? बीच में देखने को मिलेगा जैसे ही मौर्याज का डिक्लाइन होगा। ठीक है, यहाँ से जब मौर्याज का डिक्लाइन होगा, ये देखो सेकेंड सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में डिक्लाइन हो रहा है मौर्याज का, और डिक्लाइन के बाद में धीरे धीरे इंडिया में फॉरेन इन्वेजन्स देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, शक, कुषाण, पार्थियंस, ठीक है, इंडो ग्रीक्स, ये इस समय अटैक करेंगे। तो बीच में थोड़ा सा इनस्टेबिलिटी का टाइम पीरियड होगा, जिनके बारे में आपको बुक में पढ़ने को मिलता है। तो ये मौर्यास के बाद आ गए यहाँ पे, और उसके बाद फिर से लगभग 100-200 साल का जो पूरा टाइम पीरियड है वो इसी में निकल जाएगा, और फिर गुप्ताज आएंगे जो फिर से इंडिया को रीयूनाइट करेंगे। क्लियर है, इंडिया को फिर से रीयूनाइट करेंगे, क्योंकि अब इंडिया में छोटे छोटे अभी अलग अलग किंगडम्स हैं। क्लियर, जिनमें कुछ यहीं के लोग हैं और कुछ बाहर के लोग हैं। ठीक है, यहाँ के लोग जैसे सातवाहन रूलर हो गए, सातवाहन हो गए, चोला, चेरा, पांड्या हो गए। ठीक है, और इधर इंडो ग्रीक रूलर्स हो गए। तो ये आपको देखने को मिला है, आपने बुक में पढ़ा है। ये सब लेटर मौर्य पीरियड या मौर्य के बाद की घटनाएं हैं।
ठीक है। तो लगभग 20 में 200 साल का समय चला गया इन चीज़ों में, और उसके बाद फिर मौर्यास का गुप्तास का इमरजेंस देखने को मिलता है हमें, जिनमें से गुप्त में भी श्रीगुप्त है, घटोत्कच है, चंद्रगुप्त फर्स्ट है, उनका जिक्र हमें यहाँ नहीं मिलता। हमें दो रूलर्स का इंपॉर्टेंट जिक्र मिलता है, ठीक है, 335 से 75 सीई जो समुद्रगुप्त है। क्यों? क्योंकि समुद्रगुप्त बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है। इसकी जो पॉलिसीज़ हैं ये काफ़ी प्रेज की गई हैं। आपने प्रयाग प्रशस्ति देखा ना, प्रयाग प्रशस्ति याद रखना है आपको, इलाहाबाद पिल्लर, ठीक है, जिसमें हरिशेन ने इसके बारे में बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया है। क्लियर है? तो हरिशेन वॉज दी कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त, ध्यान रखना। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे लिखते हैं। 375 से 1415, 375 से 415। क्लियर है? 375 से 415 कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड, या विक्रमादित्य जिसे हम कहते हैं, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड। तो जो विक्रम है इसके बारे में इंपॉर्टेंस क्यों? क्योंकि समुद्रगुप्त का डिस्क्रिप्शन या इंस्क्रिप्शन आपको मिलता है, और इसके अलावा चंद्रगुप्त सेकंड का भी थोड़ा सा, प्रभावती गुप्ता का भी डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त सेकंड की डॉटर है प्रभावती गुप्ता। क्लियर है? तो इसके बारे में आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। क्लियर है? देन फिर आप देखोगे कि आपको एक लंबा टाइम गैप मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त सेकंड के बाद फिर और दूसरे स्कंदगुप्त आ रहे हैं, है ना, दूसरे रूलर्स आ रहे हैं जो कि इनके लेटर गुप्ता वाले रूलर कहलाते हैं। यानी इनमें से कुछ कुछ रूलर्स ठीक ठाक हैं, और आगे जाके फिर गुप्ता रूलर्स का भी डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। वो डिक्लाइन होते होते ये अब आपका 100 साल आसानी से निकल गया, 100, 150, 200 साल जो है, 150 साल का टाइम पीरियड आसानी से निकल गया। और उसके बाद फिर जो कहानी शुरू होती है 500 to 600, यानी फिर से वही आप देखोगे कि साउथ इंडिया की तरफ अलग और नॉर्थ इंडिया की तरफ अलग छोटे छोटे एम्पायर्स या छोटे छोटे किंगडम्स इमर्ज होंगे। क्लियर है? तो ये साउथ की तरफ फिर से, तो इस समय हमें चालुक्यास, कर्नाटक के पास चालुक्यास जिनकी कैपिटल वातापी या बादामी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड द पल्लवास, तमिलनाडु में यहाँ पर आपको पल्लवास देखने को मिल जाएंगे। पल्लव, और कर्नाटक में इस समय आपको कौन देखने को मिल जाएगा? कर्नाटक में आपको देखने को मिल जाएंगे चालुक्यास, ठीक है, चालुक्य। तो चालुक्य रूलर्स कर्नाटक में, और तमिलनाडु में पल्लवास आपको देखने को मिलेगा। और उत्तर भारत की तरफ अब ट्रांजिशन ऑफ पावर हो रहा है पाटलिपुत्र से दूसरे लोकेशन में। अभी तक सेंटर ऑफ पावर पाटलिपुत्र हुआ करता था, मगध हुआ करता था, लेकिन अब मगध से सत्ता जो है स्थानांतरित हो गई है, कहाँ पर? कन्नौज में। क्लियर है? तो पहले कुछ समय तक ये हरियाणा में थानेश्वर में रहेगी सत्ता, ठीक है, सेंटर ऑफ पावर। क्यों? क्योंकि इस समय वर्धन डायनेस्टी का इमरजेंस देखने को मिलता है हमको। क्लियर है? तो वर्धन डायनेस्टी में सबसे इंपॉर्टेंट राजा जो है 606 से 647 तक हर्षवर्धन है। क्लियर है? तो हर्षवर्धन पहले रूल करेगा थानेश्वर में, क्योंकि इसके फादर जो है वो थानेश्वर में ही रूल कर रहे हैं, ध्यान रखना। क्लियर है? लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, इंटरनल फैमिली इश्यूज़ की वजह से, और कुछ चैलेंजेस हैं जिनकी वजह से इसको अपनी कैपिटल को शिफ्ट करना पड़ा। कहाँ पर? कन्नौज। क्लियर है? तो कन्नौज उत्तर प्रदेश आ जाएगा, और वहीं फिर सेंटर ऑफ पावर शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपनी पूरी कैपिटल थानेश्वर से अपना सारा सिस्टम भी यहीं पर शिफ्ट कर लेगा हर्षवर्धन, और यहीं से फिर पूरे इंडिया को मैनेज करेगा। तो उस समय कह सकते हो आप कि नॉर्थ इंडिया को एक तरीके से फिर से यूनाइट किया हर्षवर्धन ने अपनी वर्धन डायनेस्टी के। साउथ इंडिया की तरफ अभी भी अलग अलग डायनेस्टीज हैं, ध्यान रखना, है ना। राष्ट्रकूट और क्या नाम है आपके, पुलकेशिन वगैरह रूल कर रहे हैं इस समय, ठीक है। ये रूलर्स यहाँ पर मिलेंगे। साउथ की तरफ की कहानी थोड़ी सी इस समय डिफरेंट चल रही। तो हर्षवर्धन, ये सारा कुछ हमें जो डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, ये बुद्धिस्ट जो आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, जैसे महावंश हो गया, ठीक है, इन बुद्धिस्ट डॉक्यूमेंट में इन सारी डायनेस्टीज़ के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन है। खासकर अशोका तक, गुप्ता तक तो हमको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। क्लियर है? तो ये जो है हर्षवर्धन तक का आपका टाइम पीरियड हो गया। हर्षवर्धन के ज़माने का हमें जो डिस्क्रिप्शन मिलता है वो चाइनीज़ ट्रैवलर आएगा इस समय, हेन शांग जिसे आप कहते हैं, शान शांग, ठीक है ना, शुआन शांग। तो इसी को आप हेन शांग भी कहते हो बेसिकली। सो ही केम हियर इन सर्च ऑफ बुद्धिज़्म, बुद्धिज़्म को समझने के लिए आएगा, और बुद्धिज़्म को समझने के साथ साथ बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखेगा, जिसमें हर्षवर्धन के बारे में बहुत ग्लोरीफाई करता है। हर्षवर्धन के बारे में ना सिर्फ हेन शांग ने ग्लोरीफाई किया है, हर्षवर्धन का कोड पोएट है बाणभट्ट, उसने भी ग्लोरिफिकेशन किया है, ध्यान रखना। क्लियर है? तो हर्षवर्धन ने पैट्रोनाइज किया बाकायदा। अब यहाँ से फिर पूरी तरीके से आपका एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का मसाला खत्म हो गया, ध्यान रखना। क्लियर है? ये हमने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पूरी तरीके से समराइज कर ली, एक तरीके से एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री आपकी खत्म हो गई।
क्लियर है? क्यों ख़त्म हो गई? क्योंकि जैसे ही हर्षवर्धन ख़त्म होगा, हर्षवर्धन सीन से ओवर होगा, तो उसके बाद फिर वर्धन डायनेस्टी भी कोलैप्स होनी शुरू हो जाएगी और उसी समय इंडिया में नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आपको कुछ फॉरेन इन्वेजन देखने को मिलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना? तो इंडिया में जो आपका पोर्शन है, यहाँ पर कुछ फॉरेन इन्वेजन्स देखने को मिलेंगे, रिपीटेड फॉरेन इन्वेजन्स होंगे, क्लियर है? जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला आपका फॉरेन इन्वेजन आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा सिंध से, ठीक है? सिंध में 712 में एक आक्रमण होगा अरबों के द्वारा, ठीक है ना? तो मोहम्मद बिन कासिम, जिसका नाम सुना होगा आपने, ठीक है? मोहम्मद बिन कासिम, MBQ। तो कासिम जो है यहाँ पर दाहिर नाम का रूलर है, दाहिर नाम का रूलर है जिसके यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है? सिंध का उस समय इंचार्ज है दाहिर, उसके ऊपर अटैक करेगा मोहम्मद बिन कासिम और कह सकते हैं कि अरबों का या अरब्स का या इस्लाम के जो उस समय कुछ इम्पॉर्टेंट गवर्नर्स हैं, ठीक है, उन गवर्नर्स का यहाँ पर एंट्री हो जाता है, क्लियर है? हालांकि मोहम्मद बिन कासिम का कोई पर्पस इसको हथियाना या रूल करना या लंबे समय तक इस्लाम को इस्टेब्लिश करना नहीं था, ठीक है? वो दाहिर से कुछ कारणों के चलते बदला लेने के लिए आया था और इसके बाद चला गया। लेकिन उसके बाद लगभग 300 साल बाद 1000 में आपको क्या देखने को मिलता है? रिपीटेड इन्वेजन, ठीक है ना? महमूद गजनी आता है, ठीक है? महमूद गजनी अफ़गानिस्तान से, तो गजनी शहर है वहाँ पे, वहाँ से आता है। तो वो आपको पता है कि 17 रिपीटेड अटैक्स करेगा अलग अलग टाइम पर, ठीक है? और इस तरीके से फिर यहाँ से उसके साथ फिर और दूसरे लोग जैसे अल बरूनी वगैरह का नाम सुना है आपने, जो चैप्टर 5 में 6 में आपको मिलना शुरू होंगे। चैप्टर 5 में अल बरूनी का डिस्क्रिप्शन मिलेगा। तो अल बरूनी गजनी के साथ आ जाता है और इसके बाद फिर यहाँ से आपकी कहानी, मतलब बीच में 200-300 साल का टाइम पीरियड थोड़ा सा ट्रांजिशन का है, जिसमें डायनेस्टीज़ नहीं इंक्लूड की गई हैं आपकी बुक में, लेकिन उसके बाद की चीज़ें इंक्लूड की गई हैं जो कि आपके थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 में मिलती हैं। चलो, बहरहाल ये हो गया, ये तो पॉलिटिकल जर्नी हो गई। अब थोड़ा सा कुछ और चीज़ें हैं जो उस समय हो रही थी, क्योंकि आपको एंशिएंट से मिडिवल पे पहुंचा दिया इस बुक ने बेसिकली, क्लियर है? क्योंकि आप पॉलिटिकल जर्नी समझ रहे थे। अगला जब थीम कह रहा हूँ, अगला जो चैप्टर 3 पढ़ोगे ना, चैप्टर 3 में आपको पॉलिटिकल जर्नी इतनी ज़्यादा नहीं बताई जाएगी, क्योंकि वहाँ हम सोशल डेवलपमेंट को देख रहे होंगे। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हमने चैप्टर 2 में देख लिया और इसके बाद फिर हम चैप्टर 4 में रिलीजियस डेवलपमेंट देख रहे होंगे, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और दूसरे रिलीजन का इमर्जेंस देख रहे होंगे। तो यहाँ पर ये समझ लो, तो कुल मिला के आपको इस चैप्टर 2 में ही उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकली एंशिएंट से उठा के मिडिवल में पटक दिया है और फिर चैप्टर 5 से यहीं से कहानी आगे बढ़ेगी, क्लियर है? महमूद गजनी वगैरह के आसपास से। बट वहाँ पर क्या है, ट्रैवलर के हिसाब से देखा जा रहा है ना चीज़ों को, तो वहाँ पर आपको सुल्तानों का जिक्र ना मिलके कुछ कुछ जैसे मोहम्मद बिन तुगलक का बीच में मिल रहा है, गजनी का बीच में मिल रहा है ना, मुगल्स का बीच में मिल रहा है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो उस समय पर्टिकुलर रूलर्स हैं उनका जिक्र मिलता रहेगा। चलो, अब उस समय ब्रिटिशर्स का जो डेवलपमेंट चल रहा है, आपके इतिहास को समझने के लिए उससे रिलेटेड कुछ ईयर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। जैसे 1784, प्लीज रिमेंबर दिस ईयर 1784। इन दिस ईयर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज फाउंडेड इन कलकत्ता, ठीक है, जिसे आज आप कोलकाता कहते हैं, इट वॉज नोन एज कलकत्ता। सो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज फाउंडेड इन कलकत्ता इन 1784। पर्पस था इंडिया में जो लिटरेचर है, इस लिटरेचर को बहुत ही वाइडली प्रॉपरली स्टडी करना, ध्यान रखो, ठीक है? तो भारतीय इतिहास को उनके लिटरेचर्स यानी साहित्य के थ्रू ही समझा जा सकता था। किसी भी चीज़ को, किसी भी जगह को आप समझोगे तो अगर उसके ऊपर कोई किताब लिखी है तो बड़ा आसान है। किसी भी व्यक्ति को जानना है तो उसके ऊपर अगर कोई किताब लिखी है तो पढ़ोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ वही टेक्नोलॉजी, वही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल हो रही है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है, विलियम जोन्स वगैरह यहाँ पर फाउंडर हैं इसके। विलियम जोन्स जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, इनिशियली यहीं पर भगवत गीता वगैरह का ट्रांसलेशन हुआ। चार्ल्स विल्किंस ने सबसे पहले भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया, मनुस्मृति का ट्रांसलेशन हुआ और तमाम जितने भी इंपॉर्टेंट रिलीजियस टेक्स्ट्स हैं इंडिया के, उनका ट्रांसलेशन होगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के ही एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनका नाम है कॉलिन मैकेंजी, ठीक है। कॉलिन मैकेंजी ने लैंग्वेज को स्टडी करते करते फिर यहाँ की हिस्ट्री में जब और एक्सप्लोरेशन किए तो उनको समझ आया कि कुछ कुछ और चीज़ें मिल सकती हैं। भाई हिस्ट्री को देखा तो हिस्ट्री में पता चला कि ये था, ऐसा था, वैसा था, तो किसी न किसी ने किया होगा जो कुछ भी जैसा भी था, किसने किया, तो इन्होंने फिर बड़े लेवल पर सर्वे करना शुरू करवाया और सर्वे करना जब शुरू करवाया तो उस समय उनको उस सर्वे के दौरान
इंस्क्रिप्शंस में बड़े लेवल पर इंस्क्रिप्शंस मिले। सो ही कलेक्टेड ओवर 8,000 इंस्क्रिप्शंस, 8,000 के आसपास इंस्क्रिप्शंस उन्होंने कलेक्ट किए थे संस्कृत और साउथ की दूसरी लैंग्वेजेस में, यानी द्रविडियन लैंग्वेजेस में। क्लियर है? चलिए, इनके ऊपर डिस्क्रिप्शन यानी और विवरण के लिए इनका डिसाइफरमेंट शुरू हुआ। भाई इनको डिकोड करो, डिसाइफर करो, तब तो इनमें क्या लिखा है बहुत अच्छे समझ में आए। तो फिर जेम्स प्रिसेप भाई साहब आ गए सिनेरियो में, जिनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। जेम्स प्रिसेप आ गए, बड़ी मेहनत मशक्क़त करी और इन्होंने 1838 में ब्राह्मी स्क्रिप्ट और खरोष्टी स्क्रिप्ट को डिकोड कर लिया। स्पेशली 1838 में ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया, जिससे अशोक की पूरी कहानी लोगों के सामने निकल कर आ गई। चलो, इसी समय 1877 में अलेक्जेंडर कनिंघम जो हैं ये आएंगे और इन्होंने अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, इन सारे इंस्क्रिप्शंस को, मतलब ये इन्होंने तो सिर्फ ब्राह्मी स्क्रिप्ट वो की, अब ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बेसिस पर जो चीज़ें डिकोड हुई, उससे अशोक की एक प्रॉपर डिटेल्ड जो हिस्ट्री है वो इंस्क्रिप्शंस के फॉर्म में आ गई, जिसको किसने किया? बेसिकली अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया। अब तक क्या था? 1861 में, यहाँ पे दिया नहीं है, नोट कर लो अलग से, ठीक है? शायद पिछले वाले में दिया है, मैंने चैप्टर 1 की टाइमलाइन नहीं बनाई है, वो भी बना दूंगा। तो 1861 में आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI बनेगा, ध्यान रखना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पे बन चुका होगा और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बैनर तले 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनेगा, ध्यान रखना। बड़े लेवल पर अशोक के इंस्क्रिप्शंस को डिकोड करने की कोशिश होगी, एक्सप्लोर करने की कोशिश होगी, समझेंगे तो अलेक्जेंडर कनिंघम सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि इनका जो खोज का इनके पास रिसोर्स है ना, वो इसी एरिया का ही है, इसी टाइम पीरियड का ही है, इसलिए इस टाइम पीरियड को ज़्यादा बेहतर तरीके से अलेक्जेंडर कनिंघम खोजेंगे। वो तो बात की बात है कि बाई चांस हड़प्पा भी समझ में आ गया लोगों को और उसकी भी खुदाई हो गई। हड़प्पा जैसा इनके दिमाग में कहीं से कहीं तक नहीं था, ऐसी कोई चीज़ मिलेगी इसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। यानी भारत का इतिहास मगध से ही शुरू होता था, वैदिक काल से ही शुरू होता था, 600 बिफोर कॉमन एरा से ही शुरू होता था। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि भारत का इतिहास और 4000 साल 5000 साल पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हड़प्पा की खोज हुई तो वो 3000 साल और पीछे चला गया। ठीक है, चलो हालांकि उसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ पाए लोग। देन अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस पब्लिश किए और इस दौरान नॉर्थ और साउथ इंडिया में बड़े लेवल पर चूंकि इंस्क्रिप्शंस की स्टडी हो रही थी, तो उस इंस्क्रिप्शन से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्या थ्योरी मिल रही है, किस तरह की जानकारी मिल रही है, उसको पब्लिश करने की शुरुआत हुई। तो 1886 के आसपास, ये ईयर एक बार और चेक कर लेना, माइट भी ये उतना सही नहीं होगा मेरे ख्याल से, या फिर है भी अगर ठीक है तो एक्चुअली ये जो कॉपी है ये थोड़ा बाद में पब्लिश हुई थी, तो हो सकता है ऐसा होगा कि इसमें आपका जो ईयर लिखा है वो ये लिखा होगा कि इसी दौरान इसको प्रिंट करने की शुरुआत हुई होगी, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम आता है आई थिंक 80-90 के आसपास ऐसा कुछ आता है। चलो, तो फर्स्ट इशू ऑफ एपिग्राफिका कर्नाटिका है, ये ध्यान रखना, कर्नाटिका, CARNATICA, कर्नाटिका। सो फर्स्ट इशू ऑफ एपिग्राफिका, कैमेटिका नहीं, कर्नाटिका है, ध्यान रखना। तो ये पब्लिश किया गया और इसमें क्या था, एक BL राइस करके पर्सनैलिटी थी, ठीक है, BL राइस ब्रिटिश ऑफिसर है ये, तो लुइस राइस करके ऐसा कुछ नाम है इसका, BL राइस का। इसने मैसूर स्टेट में, मैसूर स्टेट जो है उस एरिया में, मैसूर उस समय काफ़ी संपन्नशाली एक प्रोविंस हुआ करती थी, राजतंत्र हुआ करता था, कुछ कुछ राजा जो बच गए अंग्रेज़ों से, ये उनमें से थे। तो स्टेट ऑफ मैसूर जो है, इस एरिया में जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह मिले थे तो उनको पब्लिश कराएगा। तो ये जर्नल है, यानी एक मैगज़ीन है जो कि मैसूर के स्टेट के एरिया में जितने भी एपिग्राफिकल डॉक्यूमेंट, या मैं कहूँ एपिग्राफिकल जो चीज़ें, अचीवमेंट्स मिली हैं, चीज़ें पता चली हैं, उनको इस पत्रिका में, जर्नल में, मैगज़ीन में रखा जाएगा। क्लियर है? इसी में आगे चल के 1888 में जब इन्होंने ये शुरुआत कर दी, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, एक मैगज़ीन ऑफिशियली निकलेगी, इसको याद रखना, एपिग्राफिया इंडिका। सो एपिग्राफिया इंडिका वॉज द ऑफिशियल मैगजीन ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ध्यान रखना, ठीक है ना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसने पब्लिश की, जिसका नाम है एपिग्राफिया इंडिका। इसका मतलब है कि इंस्क्रिप्शंस ऑफ इंडिया, सिंपली अगर मैं कह दूं तो इसका मतलब है इंस्क्रिप्शंस ऑफ इंडिया, इंडिया के अभिलेख, भारत के अभिलेख, ये इस मैगजीन का नाम है। तो ये पहला इशू जो निकलेगा इसका, वो निकलेगा 1888 में। देन 1965 टू 66, 65 से 66 के बीच में DC सरकार जो है, इन्होंने एक बुक लिखी, इंडियन एपिग्राफी
एंड इंडियन एपिग्राफिकल ग्लॉसरी, मतलब उसके टेक्निकल टर्म्स, किस में क्या वर्ड्स थे, कहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी, कहाँ क्या लिखा हुआ है, किस इंस्क्रिप्शन में अशोक का क्या नाम, किस तरीके से। जैसे हम देखते हैं कि भाई हज़ारों इंस्क्रिप्शंस हैं, उनमें ना 100 से ज़्यादा तो अशोका के इंस्क्रिप्शंस हैं, जिनमें ब्राह्मी में है, खरोष्टी में है, अरामिक में है। तो किस तरीके की क्या क्या चीज़ लिखी गई हैं, वो पूरी ग्लॉसरी जो है, यानी शब्दावली, शब्दकोश जो है, वो मिस्टर डीसी सरकार ने पब्लिश किया है। किस नाम से? इंडियन एपिग्राफी एंड इंडियन एपिग्राफिकल ग्लॉसरी, इस नाम से है ही है पूरा। तो ये हो गया आपका टाइमलाइन 1, टाइमलाइन 2। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको एक बार पढ़ लेना तो आपकी बहुत सारी समस्या क्लियर हो जाएगी। आप आधी समस्या तो क्लियर हो गई यहाँ यूट्यूब में, दूसरी समस्या जब आप पढ़ने बैठते हो मेरे साथ प्लस प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्लस प्लेटफॉर्म पे जब आप बैठते हो पढ़ने के लिए तो आपको मिलती हैं ढेर सारी सुविधाएं। अच्छा, आप जब प्लस प्लेटफॉर्म पर बैठते हो तो आपको सुविधाएं तो मिलती हैं। अगर नहीं बैठ पा रहे हो बिकॉज कि आपने एनरोल नहीं किया है, तो अभी जल्दी से जल्दी एनरोल कर लो, क्योंकि आप एनरोल करने जाओगे और आप कोड इस्तेमाल करोगे इंद्र INDRA, तो यू विल गेट सम डिस्काउंट एज वेल, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। डोंट फॉरगेट टू यूज़ द कोड इंद्र। अब फ़ायदा क्या है वो भी देख लो। तो आपको यूट्यूब पे मैंने अभी पढ़ा दिया। अब मान लो इस दौरान आपके दिमाग में कोई डाउट आ गया, कुछ क्वेश्चन आ गया, पूछना चाह रहे हो, ठीक है, तो कैसे पूछोगे? यूट्यूब पे तो ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप यहीं पर प्लस क्लासेस में पढ़ रहे होते तो आपके पास ऑप्शन था, यू कैन आस्क एनी डाउट इन रियल टाइम। उसी समय आपके पास ऑप्शन है, यू कैन चैट, आप बात कर सकते हैं, ठीक है, एंड यू कैन पोस्ट और राइट योर डाउट इन द क्वेश्चन टैब एज वेल। ठीक है, अब मान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन नहीं चल रहा है तो एट अ टाइम ही एड्रेस हो जाता है, और नहीं तो फिर 1-2 मिनट में जैसे ही मैं वो पर्टिकुलर टॉपिक एक्सप्लेन करके फुर्सत होता हूँ, जो भी टॉपिक प्लस क्लासेस में पढ़ा रहा होता हूँ, तो उसके बाद मैं देखता हूँ कि अच्छा यहाँ पे बच्चों के डाउट्स हैं, और फिर मैं आपके डाउट्स को वहाँ पर रिसीव करता हूँ। देन यू कैन डिस्कस क्वेश्चन टैब में, यू कैन डिस्कस दैट थिंग विद मी, और इस तरीके से आपका डाउट प्रॉपर रिजॉल्व होगा। यही नहीं, आपने कितना सीखा है, जब मुझे ये चेक करना होगा कि कितना सीख लिया है आपने, तो मेरे पास भी ऑप्शन है, आई कैन आस्क द क्वेश्चन, ठीक है, थ्रू द पोल क्विज। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ लिया, आप बहुत सारे लोग हैं, आप सारे लोग आंसर देना चाहते हैं, तो पोल ऑर्गेनाइज हो गया, और पोल ऑर्गेनाइज करने के बाद आपने आंसर दे दिया, एंड देन लीडर बोर्ड, पोल लीडर बोर्ड, यानी कि किसने कितना प्रॉम्प्टली, क्विकली, स्विफ्टली आंसर दिया है, ये देखने के लिए मैं पोल लीडर बोर्ड जनरेट कर दूंगा। यू कैन ऑल्सो सी कि अरे भाई मैंने कितने कम टाइम पे आंसर दिया, और मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ कहाँ स्टैंड करते हैं। तो हालांकि इसका बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी इट विल हेल्प यू टू एसेस योर प्रोग्रेस, और थोड़ा इंटरैक्टिव हो जाएगा, आपको लगेगा वाह कुछ तो चल रहा है तूफानी टाइप का। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको कहाँ मिलते हैं? प्लस क्लासेस में मिलते हैं, और प्लस क्लासेस में आप कभी भी एनरोल कर सकते हैं जब चाहें। ठीक है, अभी ह्यूमैनिटीज़ के बैच अभी जस्ट चल रहे हैं, इनफैक्ट अभी ऑफर ही चल रहा था अनलॉक 20 का। ठीक है, तो इस तरह की जितने भी ऑफर्स हैं, इसके अलावा अगर ऑफर ख़त्म भी जैसा हो जाता है, उसके बाद भी आप एनरोल करना चाहते हैं, तो भी आपको डिस्काउंट्स अवेलेबल होते हैं, ध्यान रखिए। और वो डिस्काउंट तभी आपको मिलेगा, फैसिलिटीज़ इस तरह की जो है वो तभी मिलेंगी जब आप कोड इस्तेमाल करेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू यूज़ द कोड इज़ इंद्र। यू कैन कनेक्ट विथ अस थ्रू द सोशल स्कूल टेलीग्राम चैनल। सोशल स्कूल का जो टेलीग्राम चैनल है, इसके थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत सारी जो अपडेट्स होती हैं, चाहे वो यूट्यूब पे क्या स्केड्यूल है आगे आने वाले समय का, क्या नए इनिशिएटिव्स हैं, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हम टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करते रहते हैं। तो आप जुड़ें, अपने दोस्तों को भी इसमें से कनेक्ट कराएं, एंड देन होपफुली ये आपको समझ में आ गया है बहुत बढ़िया से जो टाइमलाइन था। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट तो कर ही सकते हो, नहीं तो प्लस में आ जाओ और वहाँ पे बढ़िया से डिस्कशन करेंगे इन डाउट्स के ऊपर जो भी आपके दिमाग में। तो अगले टॉपिक के साथ मैं जल्दी से मिलता हूँ, तब तक बने रहो सोशल स्कूल के साथ और अपना ध्यान रखो। थैंक यू।